Good evening, dear students. Am I audible? That's very great. Screen share हो रहा है? Okay. Now, before starting, I want to say something कि कल कुछ स्टूडेंट्स ने मेरा ध्यान इस तरफ दिया कि सर आपके क्वेश्चंस और या आपके कुछ कंटेंट्स और मेरे कुछ कंटेंट्स मैच नहीं हो रहे हैं, है ना? तो बेटा उस चीज से रिलेटेड आपकी जो भी क्वेरीज रहेगी वो आप मार्क करके रखिए. हम एक स्पेसिफिक लेक्चर लेंगे जहां आपकी वो क्वेरीज हम लोग सॉर्ट आउट कर लेंगे. विल डू, है ना? तो आपकी जो भी क्वेरीज है रिलेटेड विद डिफरेंस बिटवीन योर नोट्स एंड माय नोट्स, इट विल बी टेकन केयर ऑफ. डोंट वरी अबाउट इट. हम लोग उसको सॉर्ट आउट कर लेंगे, है ना? अब ये आपके ही नोट्स हैं. प्रॉब्लम ये था कि मैं लास्ट ईयर वाले नोट्स फॉलो कर रहा था और अपग्रेडेड वर्जन आप लोगों के पास अवेलेबल था, तो कोई दिक्कत नहीं है. अब ये चैप्टर नंबर 3 के बारे में अगर हम लोग बात करें तो चैप्टर नंबर 3 इज इंट्रोडक्शन टू फॉरवर्ड्स एंड फ्यूचर्स. क्या हमने फॉरवर्ड और फ्यूचर वाले कंसेप्ट इसके पहले देखे हैं? पूजा, व्हाट आई वाज सेइंग इज, क्योंकि आपने कल मेरा ध्यान उस तरफ बताया था कि सर थोड़े से नोट्स में गड़बड़ चल रही है. आई हैव सीन दैट. जो मेरे पास मैं जो नोट्स रेफर कर रहा था दैट वाज लास्ट ईयर्स नोट्स. Actually, I was observing since first day, but I अरे was like, यार मैं बोला नहीं यार पूजा, यार दिस इज नॉट गुड, है ना? then I've अगर taken पहले से बोल screenshots देती of थी, those slides. ओके. अगर I've पहले already बोल देती थी taken. बेटा तो फिर अपन मेरी Okay. गलती हम लोग पहले सुधार लेते थे ना. It is not your mistake also, but that may be due to some misunderstanding. नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम. Okay. तो यहाँ पे आपको स्लाइड दिख रहा है, ये आप ही लोगों के नोट्स हैं. मैंने इसकी अभी तक पीपीटीज बनाई नहीं है. तो इंट्रोडक्शन टू फॉरवर्ड्स एंड फ्यूचर्स, हम सबको मालूम है व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन फॉरवर्ड्स एंड फ्यूचर्स. फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कस्टमाइज होते हैं, मतलब ये रेगुलर बेसिस पे ट्रेड नहीं होता है, ये कभी कभी ट्रेड होने वाली चीजें हैं जहां हम लोग कोई सामान खरीदते या बेचते हैं जहां पे काउंटर पार्टी रिस्क भी होता है ना? ये स्टैंडर्डाइज नहीं होता. कई बार बायर या सेलर मुकर जाता है कि नहीं नहीं यार मेरे को नहीं खरीदना है, वो ठीक है मैंने 4 दिन पहले, 5 दिन पहले, 10 दिन पहले बोला था, अब मेरे को नहीं चाहिए. तो देयर कैन बी n नंबर ऑफ थिंग्स, n नंबर ऑफ लिमिटेशंस इन फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट. लेकिन अगर हम लोग फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करें तो फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट बहुत ज्यादा लीगल बाउंडिंग रखता है. ठीक है, ये स्टैंडर्डाइज होता है. यहां पे जो भी बाइंग और सेलिंग एक्टिविटीज होगी ये किसी ना किसी अथॉरिटी के अंडर में होगी. फॉर एग्जाम्पल नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और समथिंग लाइक दैट. ठीक है, यहां पे अगर हम लोग फ्यूचर्स के बारे में बात करें तो यहां पे काउंटर पार्टी रिस्क नहीं होती. मतलब जो बायर है उसको सेल करना पड़ेगा और जो सेलर है उसको बाय करना पड़ेगा, क्योंकि आप पहले से पेमेंट दे रहे हो. ठीक है, तो लेट अस सी वन मोर टाइम व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन फॉरवर्ड एंड फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट. और यहां पे फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट जो हम लोग करते हैं प्रैक्टिकल में, उसके बहुत सारे टेक्निकल एस्पेक्ट्स आपको आएंगे. उस लिहाज से ये पर्टिकुलर चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है. मतलब मैं आपको ये बोल सकता हूं कि चैप्टर नंबर 1 से क्वेश्चंस थोड़े से कम आ सकते हैं. चैप्टर नंबर 2 से कंपेयर करूं तो चैप्टर नंबर 2 में थोड़े से क्वेश्चन ज्यादा आएंगे, लेकिन चैप्टर नंबर 3 में क्वेश्चंस और ज्यादा आने के चांसेस हैं, क्योंकि यहां टेक्निकल टर्म्स बहुत सारे जो आपको पढ़ना है. उम्मीद है आप लोगों ने एक नोटबुक बना के रखी होगी जिसमें आप लोग लिख भी रहे होंगे, ताकि आप लोग जब एग्जामिनेशन की तैयारी करें विच विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप, जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया है. नेगेटिव मार्किंग्स भी होंगे. इन पासिंग क्राइटेरिया इज 60%. ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन टू फॉरवर्ड्स कॉन्ट्रैक्ट. ओके, तो क्या स्क्रीन सबको सही दिख रही है, अच्छे से दिख रही है? ओके. सो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट मेड डायरेक्टली बिटवीन टू पार्टीज. अब कोई भी एग्रीमेंट होगा बेटा, दो ही पार्टीज हैं फिलहाल तो यहां पे. टू बाय और सेल एन एसेट ऑन अ स्पेसिफिक डेट इन द फ्यूचर.
एट द टर्म्स डिसाइडेड टुडे। अब मैं पहले ये पर्टिकुलर कंसेप्ट समझाने के पहले एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूं जो लेटेस्ट है। अज्यूम करो कि आपके पर्टिकुलर एरिया में एक मैंगो वेंडर है, सेलर है, जो आम बेचता है। हम उसके पास जाते हैं और बोलते हैं भाई आम, मेरे को अच्छी क्वालिटी का आम चाहिए, एक पेटी आम चाहिए। एक पेटी आम का कितना है? बोलता है साहब 6,000 रुपीज, लेकिन है ना अच्छा वाला माल अभी आने वाला है, मंडे आ जाएगा। नाउ टुडे इज फ्राइडे, सौदा हम लोग कर रहे हैं आज फ्राइडे के दिन, लेकिन सौदा कंप्लीट कब होगा, ट्रांजैक्शन कंप्लीट कब होगा? ऑन मंडे। अमाउंट 6,000, इट इज डिसाइडेड टुडे इटसेल्फ। अब 6,000 में से मैं बोलता हूं ठीक है, काम करिए 500 रुपीज रख, ठीक है 500 रुपीज रख, बाकी हम लोग मंडे के दिन देखते हैं। अब मंडे के दिन भगवान ना करे यार, फ्राइडे चल रहा है, सैटरडे संडे मंडे, उसको कुछ हो गया या मेरे को कुछ हो गया, तो सौदा कैंसिल। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि रेट बढ़ गए, 6,000 का 7,000 हो गया। अब वो बोलता है कि सर मैं क्या करूं, 6,000 का था, अब 7,000 में माल आ रहा है, मैं थोड़ी ना नुकसान करूंगा, अब 7,000 देना है तो दो, नहीं तो आपके 500 रुपए लेके जाओ। तो सौदा कैंसिल भी हो सकता है। या ऐसा भी हो सकता है कि मंडे के पहले मेरे को सेम क्वांटिटी और सेम क्वालिटी के आम 5,000 में मिल रहा है, मैं बोलता छोड़ यार 500 रुपए, फिर भी मेरे को 5,500 रुपीज में मिल जाएगा, तो दैट इज अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट मेड डायरेक्टली बिटवीन टू पार्टीज टू बाय और सेल एन एसेट ऑन अ स्पेसिफिक डेट इन द फ्यूचर, बट एट द टर्म्स डिसाइडेड टुडे। So forwards are widely used in commodities, foreign exchange, equity and interest rate markets. ये सब markets में forward contract होते हैं. Let us understand with the help of an example. अब यहाँ example दिया है, समझने की कोशिश करना, नहीं भी समझा तो मैंने जो आपको समझाया it is more than enough. लेकिन इन लोग ने यहाँ example दिया है, देख लेते हैं, ठीक है? What is the basic difference between cash market and forwards? अब cash market मतलब क्या? एकदम इजी है, मैं आपको बता रहा हूं। कैश मार्केट मतलब क्या? मैं आज गया आम की दुकान पे, आम देखा, खरीदा, पैसे दिए, खत्म। दैट इज कैश मार्केट, जो हम लोग डेली रूटीन में करते हैं। अगर वेजिटेबल खरीदना है, फ्रूट्स खरीदना है, तो हम लोग क्या करते हैं? फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करते हैं या कैश मार्केट? इट इज कैश, कि भाई दुकान पे गए, आम खरीदा, पैसे दिए और आ गए, सौदा आज की आज, ऑन द स्पॉट। तो दैट इज कैश मार्केट। व्हाट इज फॉरवर्ड, जो हम लोग देख रहे हैं? तो अज्यूम ऑन February 8, 2022 you wanted to purchase gold from a goldsmith. ज्वेलरी शॉप में आप जा रहे हो, गोल्ड खरीदना है आपको। The market price for gold on this day is 49,950 rupees for 10 grams. एक तोला सोना 49,950 का है। And goldsmith agrees to sell you gold at market price. भाई goldsmith बोलता है आज का भाव 49,950 है 10 ग्राम। You paid him 49,950 for 10 grams of gold and took gold. This is a cash market transaction at a price. In this case, rupees 49,950 referred to as spot price. Spot, on the spot, खरीदा, पैसा दिया, खत्म, सौदा खलास। What is that? Cash market. तो मैंने जो एग्जांपल वेजिटेबल्स और फ्रूट्स का दिया, इन्होंने गोल्डस्मिथ का दिया, इसमें कोई ज्यादा अंतर नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। Now suppose you do not want to buy gold on Feb 8, आज की आज नहीं खरीदना है, but only after 1 month, एक महीने बाद खरीदना है। Goldsmith quotes you rupees 50,000 for 10 grams of gold. Goldsmith बोलता है 50,000 रुपए मैं आपको एक महीने बाद गोल्ड दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैंने डिमांड किया है, मैं बायर हूं, मैं बोल रहा हूं यार आज नहीं चाहिए, एक महीने बाद चाहिए, रेट बता। बोलता है 50,000 रुपए, ठीक है। एक महीने बाद वो मेरे को गोल्ड देगा 10 ग्राम 50,000 रुपए में। You agree to the forward price for 10 grams of gold and go away. Here, this is an example. You have bought a forward contract or you are a long forward. अब ये long और short याद रखना, long मतलब खरीदना, short मतलब बेचना, ये भी लिख लो। जैसे हम लोगों ने बात की थी, मैं फिर से बोल रहा हूं, बाय प्राइस
या बिड प्राइस, है ना। उसी तरीके से जब वहां प्राइस था, यहां पे क्या है, लॉन्ग एंड शॉर्ट। लॉन्ग मतलब खरीदना, शॉर्ट मतलब बेचना। तो कई बार जब आप शेयर मार्केट से रिलेटेड चैनल्स देखोगे, टीवी चैनल्स, उसमें बोला जाता है you should go long on Reliance Industries और you can go short on State Bank of India। इसका मतलब जो वहां पे जो एनालिस्ट है, एनालिस्ट ये बोलना चाह रहा है कि भाई आप रिलायंस पे लॉन्ग रहिए। लॉन्ग रहिए मतलब बाय करके खड़े रहो, रेट बढ़ने वाला है। या फिर गो फॉर शॉर्ट ऑन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया उस टेक्निकल एनालिस्ट या एनालिस्ट के हिसाब से गिरने वाला है। तो लॉन्ग मींस बाय and short means short, short means sell। तो देखो क्या बोल रहा है, here in this example you have a bought a forward contract or you are a long forward, whereas the goldsmith जो बेचने वाला है has a sold a forward contract or he is a short forward। forward contract को उसने short किया है, short किया है मतलब बेचा है। there is no exchange of money or gold at this point of time, क्योंकि भाई सौदा आज हुआ है लेकिन पैसे कब देना है, 1 महीने बाद। ट्रांजैक्शन कब होगा, 1 महीने बाद। सो आफ्टर 1 मंथ यू कम बैक टू द गोल्डस्मिथ, पे हिम ₹50,000 एंड टेक 10 grams of gold from him। दिस इज अ फॉरवर्ड वेयर बोथ द पार्टीज आर ऑब्लाइज्ड, क्योंकि दोनों पार्टीज, जो बायर था उसने बाय किया, जो सेलर था उसने सेल किया। where both the parties are obliged to go through with the contract irrespective of the value of the underlying asset। in this case the underlying asset is gold। अब मेरे को है ना इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि 1 महीने बाद गोल्ड का रेट हो गया 45,000। तो क्या मैं 50,000 में खरीदूंगा? मतलब काउंटर पार्टी रिस्क। दूसरा, उल्टा हो गया, रेट भाग गया 50 का 55,000। अब आपको क्या लगता है, क्या वो गोल्डस्मिथ मेरे को 50,000 के भाव में देगा जबकि मार्केट में 55,000 55,000 चल रहा है? देयर इज अ काउंटर पार्टी रिस्क, दैट इज व्हाट दे वांट टू से। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसेंशियल फीचर्स ऑफ अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या है? फर्स्ट, इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पार्टीज, दैट इज अ बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। दो पार्टीज है, इसके लिए बायलैटरल। All terms of the contract like price, quantity and quality of underlying, delivery terms like place, settlement procedure कैसे होगा etc. are fixed on the day of entering into the contract। तो जो भी फिक्स हुआ है वो पहले ही फिक्स हो चुका है। प्राइस, क्वांटिटी, क्वालिटी, एवरीथिंग इज फिक्स्ड। जैसे मैंने आम का एग्जांपल दिया, मैंगो का एग्जांपल दिया, एक पेटी आम 6,000 रुपए मंडे। ठीक है, तो भाई मंडे के दिन सौदा होगा, दैट इज अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। आगे देखो, इन अदर वर्ड्स फॉरवर्ड्स आर बायलैटरल, दैट इज ओवर द काउंटर। ओवर द काउंटर मतलब इट इज अ कस्टमाइज्ड थिंग, कस्टमाइज्ड है। ओवर द काउंटर ट्रांजैक्शन where the terms of the contract such as price, quantity, quality, time and place are negotiated between two parties to the contract। any alteration in the terms of the contract is possible। क्या बोल रहा है देखो, any alteration in the terms of the contract is possible। क्योंकि अगर रेट बढ़ गया या रेट कम हो गया तो दोनों पार्टी टाटा बाय बाय कर सकते हैं। ठीक है, if both party agrees to it, corporations, traders and investing institutions extensively use OTC transaction to meet their specific requirement। The essential idea of entering into a forward is to fix the price and thereby avoid the price risk। Thus, एक मिनट, thus by entering into forwards one is assured of the price at which one can buy or sell an underlying asset। लेकिन इसमें रिस्क है। So in the above mentioned example, if on March 8, 2022 the gold trades at 50,500 in the cash market, the forward contracts become favorable to you।
भाई रेट आपने तो 50,000 में सौदा किया था, लेकिन सौदा या रेट ऑफ गोल्ड क्या चल रहा है एक महीने बाद 50,500, तो आप फेवर में हो, फेवरेबल कंडीशन में हो या लॉस में हो? आप प्रॉफिट में हो क्योंकि आप बायर हो। आपने सौदा कितने में भाई, 10 ग्राम गोल्ड मेरे को खरीदना है 50,000 रुपए में, लेकिन अब रेट क्या चल रहा है गोल्ड का, 50,500 रुपए, तो आपका तो फायदा हो गया। नुकसान किसका है? सेलर का, गोल्ड स्मिथ का। ठीक है, तो देखो, इन द above mentioned example, if on March 8 2022 the gold trades at rupees 50,500 in the cash market, the forward contracts becomes favorable to you because you can then purchase gold at 50,000 under this forward contract and sell that gold in the spot market 50,500। तो 50,000 में आप खरीद के 50,500 में बेच सकते हो, 500 रुपए आपका फायदा। दैट इज नेट प्रॉफिट ऑफ रुपीज 500 पर 10 ग्राम्स। सिमिलरली इफ द स्पॉट प्राइस इज 49,600, अगर रेट गिर गया तो आप लॉस में जाओगे 400 रुपए ऑन दैट डे, देन यू इनकर अ लॉस ऑफ रुपीज 400। तो ये 500 रुपए फायदा या 400 रुपए नुकसान, समझ में आया क्या? इज इट क्लियर टू ऑल? आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। मेजर लिमिटेशंस ऑफ फॉरवर्ड, अब यहां लिमिटेशंस बहुत सारी है। सबसे पहले है लिक्विडिटी रिस्क। अब व्हाट डू यू मीन बाय लिक्विडिटी रिस्क? याद रखना, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कभी भी स्पेसिफिक या स्टैंडर्डाइज नहीं होते हैं, ये टेलर मेड होते हैं या कस्टमाइज्ड होते हैं। ठीक है, और ये कोई एक्सचेंज में तो है नहीं, तो यहां लिक्विडिटी रिस्क है। अब लिक्विडिटी रिस्क मतलब क्या? मैं बाय कर रहा हूं, मेरे को बायर, अगर मैं बाय कर रहा हूं, अच्छे से सुनना, मनीष राय बाय कर रहा है तो सेलर चाहिए या नहीं चाहिए? और मनीष राय अगर सेल कर रहा है तो कोई बायर चाहिए या नहीं चाहिए? अब मेरे को बेचना है, मैंने खरीद लिया 50,000 में और मेरे को बेचना है, लेकिन कोई मिल ही नहीं रहा है खरीदने वाला, तो ये लिक्विडिटी रिस्क है। अच्छा सा एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं लिक्विडिटी रिस्क का, तो आपको ये कंसेप्ट इजीली समझ में आएगा। जब कोरोना नहीं था तो मैंने एक प्लॉट खरीदा, लैंड, प्लॉट ऑफ लैंड, ठीक है, 1 करोड़ रुपए में खरीदा। मेरे को बताइए, कोरोना काल और उसके बाद आज भी क्या पहले जैसा मार्केट है? फटाफट खरीदते और बेच सकते थे? खरीद तो लिया, बिक नहीं रहा, क्योंकि लोगों के पास कैश का क्राइसिस चल रहा है, फंड्स के क्राइसिस चल रहे हैं। पहले जैसा लोगों का फाइनेंशियल कंडीशन नहीं है। अब बहुत सारे लोग हैं जिनकी फाइनेंशियल कंडीशंस खराब हो गई है। तो व्हाट इज दैट लिक्विडिटी रिस्क? कि मैंने प्लॉट तो खरीद लिया उस टाइम पे, लेकिन आज बेचने के टाइम पे कोई बायर मिल ही नहीं रहा है, बिकॉज आई वांट टू सेल माय प्रॉपर्टी बट नो बायर इज अवेलेबल इन द मार्केट। दैट इज लिक्विडिटी रिस्क। समझ में आ रहा है बेटा? तो लिक्विडिटी रिस्क रीड करते हैं। लिक्विडिटी, द एबिलिटी of the market participant to buy or sell the desired quantity of an underlying asset। मतलब लिक्विडिटी मतलब फटाक से बायर भी होना चाहिए मार्केट में, सेलर भी होना चाहिए, ताकि जिसको बाय करना है उसको सामान मिल जाए, जिसको सेल करना है उसको सामान बिक जाए। लेकिन बायर या सेलर मार्केट में नहीं है, इसका मतलब मार्केट इज इनलिक्विड, मार्केट इज इनलिक्विड। तो देखो, as forwards are tailor made contracts, मैंने पहले ही बोला है, standardized forward contracts are not standardized, they are customized। आप अपने हिसाब से इसको चेंज कर सकते हो। तो as forwards are tailor made contracts, that is the terms of the contract are according to the specific requirements of the parties, other market participants may not be interested in these contracts। Forwards are not listed or traded on exchanges, which makes it difficult for other market participants to easily assess these contracts or contracting parties। The tailor-made contracts are and their non-availability on exchanges creates illiquidity in the contracts। Therefore, it is very difficult for parties to exit from the forward contract before the contract's maturity। अब इसके ऊपर एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूं। आप लोगों ने देखा होगा 99acres.com, सुना है 99 acres?
जहां पे आप फ्लैट, प्लॉट्स, घर, कोई भी चीज खरीद या शॉप खरीद या बेच सकते हो, या रेंट पे ले सकते हो, रेंट पे दे सकते हो। मकान.com, ऐसे बहुत सारे नो, magicbricks.com, ये सब प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने की जगह है। अब लोग इसमें जाते क्यों हैं? भाई मेरे को बेचना है, मैं मैजिक ब्रिक्स या 99 एकर्स में क्यों पैसे डाल रहा हूं? क्योंकि वहां लिक्विडिटी ज्यादा है। किसी को भी बाय या सेल करना है प्रॉपर्टी तो वहां जाके देखता है। जबकि ओपन मार्केट में, मेरे को बताइए, मेरे को कल्याण में अगर एक प्रॉपर्टी बेचना है तो हम ब्रोकर के पास क्यों जाते हैं? क्योंकि वहां लिक्विडिटी ज्यादा है, उसके पास बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स हैं, तो हमारा जो भी प्रॉपर्टी हो जल्दी से बिकेगा या भाड़े पे चले जाएगा। लेकिन वही चीज अगर हम अपने पास रखेंगे और बोलेंगे सिर्फ दोस्त लोगों को, यार बेचने का है, देखना कोई रहेगा तो, ए भाई मेरे को मेरा फ्लैट बेचने का है, तो जल्दी नहीं बिकेगा। क्यों? ज्यादातर लोगों को मालूम ही नहीं पड़ेगा। सो दैट इज लिक्विडिटी रिस्क। तो इसके लिए इन लोगों ने बोला फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है, ये कोई एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज में तो ट्रेड होता नहीं है, लोगों को ज्यादा जानकारी इस चीज की होती नहीं है, इसके लिए यहां लिक्विडिटी रिस्क है। तो ये क्या, ये पॉइंट बेटा समझ में आया? रोनित समझ में आ रहा है? साची, पूजा समझ में आ रहा है? दैट्स वेरी फाइन। पायल, ओके, दिया, दैट्स वेरी। नेक्स्ट इज काउंटर पार्टी रिस्क। मैंने पहले ही बोला था भाई, काउंटर पार्टी रिस्क क्या होती है। ठीक है, कल को कोई भी बोल सकता है मैं नहीं, मैं नहीं, मैं नहीं, मैं नहीं लेगा। इट हैपेंस। तो काउंटर पार्टी रिस्क, लेट अस रीड इट। Counterparty risk is the risk of an economic loss from the failure of counterparty to fulfill its contractual obligation। सामने वाला पलट गया अपनी जबान से, बोला सॉरी यार मेरे को लॉस हो रहा है, मेरे को नहीं करना है। अब इन लोग ने एक छोटा सा एग्जांपल दिया है, लेट अस सी। A and B enter into a bilateral agreement where A will purchase 100 kg of rice at rupees 40 per kg। 100 किलो चावल खरीदेगा 40 रुपए के रेट पे। 4,000 रुपए का माल हुआ। 4,000 का हुआ क्या? 40 इंटू 100, ठीक है। अब आगे देखो, फ्रॉम बी आफ्टर 6 months, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है आफ्टर 6 months। हियर ए इज काउंटर पार्टी टू बी एंड वाइस वर्सा। आफ्टर 6 months, इफ प्राइस ऑफ राइस इज ₹50, सौदा 40 में हुआ, लेकिन फिलहाल 6 महीने बाद राइस का प्राइस 50 रुपए इन द मार्केट, then B may forego his obligation to deliver 100 kg of rice at ₹40 to A। B क्या बोलेगा? सॉरी भाई 40 रुपए में तो नहीं दे सकता, मार्केट में 50 रुपए, मेरा नुकसान हो जाएगा, तो मैं पलट रहा हूं अपनी जबान से, मैं नहीं बेचेगा। समझ में आया? आगे, सिमिलरली इफ प्राइस ऑफ राइस falls to ₹35, then A may purchase from the market at a lower price instead of honoring the contract। अब 35 रुपए हो गया तो ए बोलेगा पागल कुत्ते ने काटा है, 40 रुपए में खरीदू, मार्केट में 35 रुपीज में मिल रहा है, मैं उसी में ले लेता हूं यार। तो ए में परचेज फ्रॉम द मार्केट एट अ लोअर प्राइस इंस्टेड ऑफ ऑनरिंग द कॉन्ट्रैक्ट, दस अ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट में डिफॉल्ट ऑन हिज ऑब्लिगेशन इफ देयर इज इंसेंटिव टू डिफॉल्ट। दिस रिस्क इज ऑल्सो कॉल्ड डिफॉल्ट रिस्क और क्रेडिट रिस्क। तो याद रखना, 3 नाम हो गए बेटा। अब आप लोगों ने तो सिर्फ सुन लिया, लिख लो। काउंटर पार्टी रिस्क इज ऑल्सो नोन एज डिफॉल्ट रिस्क और क्रेडिट रिस्क। अब जो लास्ट पैराग्राफ है वो बता रहा है कि ये 2 पॉइंट्स के अलावा भी बहुत सारे लिमिटेशंस हैं। तो इन एडिशन टू द इलिक्विडिटी एंड काउंटर पार्टी रिस्क देयर आर सेवरल इश्यूज लाइक लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी। यहां ट्रांसपेरेंसी नहीं है, जो भी सामान दे रहा है वो अच्छे क्वालिटी का है, खराब क्वालिटी का, ये तो मालूम ही नहीं। ठीक है, राइस का क्वालिटी क्या होना चाहिए ये मालूम नहीं है। मेरे एग्जांपल में मैंगो का क्या क्वालिटी होना चाहिए ये मालूम नहीं है।
हो सकता है ज्वेलरी शॉप वाले जो गोल्ड स्मिथ था उसने मेरे को 24 कैरेट्स बोल के 23 कैरेट्स वाला गोल्ड दे दिया, तो यहां ट्रांसपेरेंसी नहीं है। सेटलमेंट कॉम्प्लिकेशन है, सेटलमेंट कैसे होगा? एंड इट इज टू बी डन डायरेक्टली बिटवीन द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज। Simple solution to all these issues lies in bringing these contracts to a centralized trading platform. That is what futures contract do. तो बहुत सारे लिमिटेशन है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में, और ये सब प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है अगर आप फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ना करते हुए फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट करो। अब हम फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट देखेंगे कि ये प्रेफरेबल ज्यादा क्यों है, व्हाई फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट इज मोर प्रेफरेबल देन फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। तो क्या ये समझ में आया? आगे बढ़े, चलिए। Now let us talk about futures contract. Futures market were innovated to overcome the limitations of forwards. Forward contract के जितने limitation है उसको दूर करने के लिए futures contract का जन्म हुआ। A futures contract is an agreement made through an organized exchange to buy or sell a fixed amount of a commodity or a financial asset on a future date at an agreed price. In simple terms, futures are standardized forward contract. ये standard contracts है। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जैसा ही है लेकिन ये स्टैंडर्डाइज है, वो कस्टमाइज था, है ना, वो टेलर मेड था, लेकिन ये स्टैंडर्डाइज्ड है। तो फ्यूचर्स आर स्टैंडर्डाइज्ड फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स दैट आर ट्रेडेड ऑन एन एक्सचेंज। The clearing corporation associated with the exchange guarantees settlement. यहां गारंटी मिल रही है आपको कि काउंटर पार्टी रिस्क नहीं होगा। आपने बाय किया है तो आपको सामान मिलेगा, डोंट वरी अबाउट इट, क्योंकि यहां क्लियरिंग कॉर्पोरेशन है जो ट्रांजैक्शन को क्लियर करता है। आपका सौदा 100% हिट होगा, यहां कोई चीज फेल नहीं होगी। तो द क्लियरिंग कॉर्पोरेशन एसोसिएटेड विद द एक्सचेंज गारंटी देता है सेटलमेंट ऑफ दीज ट्रेड्स। अ ट्रेडर हु बाइज फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट टेक्स अ लॉन्ग पोजीशन। मैंने पहले बताया बाय कर रहा है मतलब लॉन्ग पोजीशन। तो अ ट्रेडर हु बाइज फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट टेक्स अ लॉन्ग पोजीशन एंड द वन हु सेल्स फ्यूचर टेक्स अ शॉर्ट पोजीशन। The words buy and sell are figurative only because no money on or underlying asset changes hand. यहां कोई फिजिकल चीज नहीं हो रही ना, गुड्स हैंड्स चेंज नहीं कर रहे, इधर से उधर नहीं जा रहे, गुड्स उधर ही है। ये सब चीज वर्चुअल है। फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट वर्चुअल है मतलब ऑनलाइन है, ठीक है। बिटवीन बायर एंड सेलर व्हेन द डील इज साइन। जब डील हो रही थी तब बायर हो सकता है, जैसे मैं बायर हूं, मैं भोपाल में हूं, आप सेलर हो, आप उल्लासनगर में या कल्याण में हो। तो यहां जो भी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है वो ऑनलाइन हो रहा है, वर्चुअल बेसिस पे हो रहा है, तो इट इज फिगरेटिव, दैट इज वर्चुअल कंसेप्ट। इसमें बेटा अभी तक कोई प्रॉब्लम? ठीक है बेटा, जिसको जब भी प्रॉब्लम रहेगा प्लीज रेज योर डिजिटल हैंड्स टू आई कैन अंडरस्टैंड दैट देयर इज अ प्रॉब्लम। चलो, फीचर्स ऑफ फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट। क्या फीचर्स है इसमें? ज्यादा कुछ बोलने के लिए नहीं है क्योंकि इट इज टोटली अपोजिट, इट इज मोर और लेस सेम टू फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन ये ज्यादा स्पेसिफिक है, लीगल है। अ फ्यूचर्स मार्केट, द एक्सचेंज डिसाइड ऑल द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट अदर देन प्राइस। प्राइस छोड़ के बाकी सब, जो एक्सचेंज है, जो स्टॉक मार्केट है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, वो सब चीज डिसाइड करके रखता है प्राइस छोड़ के। सब चीज फिक्स्ड है, डेट भी फिक्स्ड है, ठीक है। हर मंथ के लास्ट थर्सडे विल बी द एक्सपायरी डेट, सब चीज फिक्स्ड है। क्वांटिटी, साइज, सब चीज फिक्स्ड है। तो देखो, अकॉर्डिंगली फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट हैव द फॉलोइंग फीचर्स। पहला, कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पार्टीज थ्रू एक्सचेंज। जो भी कॉन्ट्रैक्ट होगा थ्रू एक्सचेंज होगा। सेंट्रलाइज्ड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म रहेगा, दैट इज एक्सचेंज। प्राइस डिस्कवरी थ्रू मार्केट, थ्रू फ्री इंटरैक्शन ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। प्राइस कैसे डिसाइड होता है भाई? बायर्स एंड सेलर्स डिसाइड करते हैं।
बायर बोलेगा, जैसे हम लोग ने कल देखा था 100 रुपए में खरीदना है, सेलर बोलेगा नहीं भाई मेरे को 101 रुपए में बेचना है। तो प्राइस इज डिसाइडेड बाय बायर्स एंड सेलर्स। इसमें स्टॉक एक्सचेंज कुछ नहीं करता है। स्टॉक एक्सचेंज इज एन ओपन प्लेटफॉर्म। बायर को आना है बाय करना है, सेलर को आना है सेल करने, दोनों मिलके डिसाइड करेंगे क्या प्राइस पे सौदा करना है, वो सौदा करो। ठीक है। मार्जिन आर पेएबल बाय बोथ द पार्टीज। मैंने जैसे पहले ही बताया था, मार्जिन 10% पे होना है। याद रखना, मार्जिन मनी, मैंने इसके पहले भी बताया, मार्जिन मनी इज ऑफ 10%। तो कोई भी सौदा अगर आप कर रहे हो तो 10% आपको मार्जिन मनी रखना पड़ता है। आगे, क्वालिटी इज डिसाइडेड टुडे दैट इज स्टैंडर्डाइज, एंड क्वांटिटी इज आल्सो डिसाइडेड टुडे दैट इज स्टैंडर्डाइज। दोनों स्टैंडर्डाइज है, क्वांटिटी भी और क्वालिटी भी। ठीक है। अब इसमें कुछ टेक्निकल चीजें आएगी। लिमिटेशंस देखो ऑफ फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट। As futures are standardized contracts introduced by the exchange, they too have certain limitations in the context of limited maturities. Limited maturities मतलब आप सबको मालूम होगा, अगर मैंने आपको बताया डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट 3 होते हैं, 1 month, 2 month एंड 3 month। ठीक है, ये एक प्रॉब्लम है। लिमिटेड अंडरलाइंग, लिमिटेड मतलब हर चीज का नहीं होता। मेरे को डायमंड में डेरिवेटिव करना है तो क्या डायमंड का डेरिवेटिव है? नहीं है। क्या डायमंड का डेरिवेटिव है? नहीं है। तो क्या सब चीज के डेरिवेटिव्स होते हैं? नहीं होते। मैं आप लोगों को एक अच्छी चीज बता रहा हूं, आप लोगों को शायद मालूम है या नहीं मालूम है, या मालूम कीजिएगा। हमारे नेक्स्ट लेक्चर में आप लोग ये फाइंड आउट करोगे, फाइंड आउट करना है कि क्या वाटर, पानी भी कमोडिटी एक्सचेंज में आया है क्या? कुछ समझ में आया? डेरिवेटिव मार्केट में गोल्ड बिकता है या नहीं? सिल्वर, शेयर्स, इंटरेस्ट रेट स्वैप्स होते हैं। तो क्या वाटर, पानी भी कमोडिटी में आया है क्या? उस पे भी अब डेरिवेटिव होने वाला है क्या? ऐसा कुछ है क्या? ये आप लोग कल मेरे को बताएंगे। कहीं चालू हुआ है क्या? सोचो, अगर पानी का डेरिवेटिव हुआ, मेरे को बताओ आज के डेट में पानी बिकता है या नहीं? पानी का रेट फिर बढ़ सकता है और कम हो सकता है या नहीं? तो आने वाले टाइम में एयर, दैट इज ऑक्सीजन, इसका भी कमोडिटी आएगा, आ सकता है शायद, आई डोंट नो। आप लोग देखिए और सोचिए, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि आने वाले टाइम में ऑक्सीजन का भी डेरिवेटिव हो सकता है। ठीक है, तो देखो आगे, लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी इन कॉन्ट्रैक्ट डिजाइन एंड, अच्छा लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, यहां फ्लेक्सिबिलिटी है ही नहीं। मैंने जैसे आपको बताया, मेरे को एक पर्टिकुलर लॉट खरीदना ही पड़ेगा। मैं अगर बोलता हूं यार 500 शेयर्स का एक लॉट है, मैं बोलूंगा मेरे को 300 ही शेयर खरीदना है, तो क्या ये पॉसिबल है? नहीं, यहां पूरा लॉट ही लेना पड़ेगा आपको। तो लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी इन कॉन्ट्रैक्ट डिजाइन एंड इंक्रीज एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट ऑन अकाउंट ऑफ MTM सेटलमेंट। इसको हम लोग M2M भी बोलते हैं। अब ये MTM लिख लो। MTM का फुल फॉर्म होता है मार्क टू मार्केट, MARK, मार्क टू मार्केट। इसको कई लोग मार्केट टू मार्केट भी बोलते हैं। ठीक है, अब इसको समझाने के लिए हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि मार्क टू मार्केट होता क्या है। ठीक है, तो आप में से कौन वॉलेंटियर बनेगा जो मेरे सवालों का जवाब देगा आज? हैंड्स रेज कीजिए, है किसी में दम? चलिए, रिचा ने हैंड्स रेज किया, थैंक यू रिचा। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। अब मेरे को बताओ, अच्छे से सुनना बेटा, ठीक है? अज्यूम करो कि रिलायंस इंडस्ट्रीज का 1000 शेयर्स का लॉट है। तो रिलायंस का डेरिवेटिव या रिलायंस के फ्यूचर में एक लॉट कितने शेयर्स का है? 1000।
और उसका प्राइस चल रहा है 1000 रुपीज जी। तो ये लॉट का प्राइस कितना हुआ? 10 लाख। वेरी गुड, 10 लाख। मनीष राय को इसमें कॉन्ट्रैक्ट में लॉन्ग पोजीशन लेनी है। ओके। तो लिखने की जरूरत नहीं है, तो इजीली समझ में आएगा। तो मेरे को मार्जिन मनी कितना भरना है? 1 लाख। बराबर है 10 लाख का 10%, जी। 1 लाख। अब मैंने 1 लाख रुपए रिचा को, रिचा इज अ ब्रोकर, अज्यूम करो मैंने एंजल ब्रोकिंग का रिचा ने सेट मतलब ऑफिस बनाया है, ऑफिस लिया है, मैंने 10 लाख रुपए 1 लाख रुपए उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए, मेरे ट्रेडिंग अकाउंट में। पहले दिन फर्स्ट डे इटसेल्फ रेट गिर गया 1000 रुपए से 950 रुपए। 1000 रुपए रेट चल रहा था रिलायंस का, गिर गया 50 रुपए से गिर गया। तो मेरे को बताओ रिचा, मैं प्रॉफिट में हूं या लॉस में? लॉस। कितना? 50 इंटू 1000, 50 50,000। रुपीज इंटू 1000। अब मेरे को बताओ बेटा कि लाख रुपए जो इनिशियल मार्जिन है जी। जो मैंने दिया था लाख रुपए, अब उसमें से कितना बचा? लाख रुपए दिया था, 50,000 रुपए कम हो गया, तो बचा कितना? 95,000। 5,000 नहीं, 50,000 का लॉस है। हाँ, 10 लाख 9,50,000 टोटल नहीं, हुआ। मेरे को एक बात बता जी। कि लॉस कितना है? मैंने लाख रुपए भरा था, जी। अब लॉस कितना हो गया या मार्केट रेट कितना गिर गया? 50 रुपीज। जी। 50 रुपीज इंटू 1000 शेयर्स लॉट का 50,000 रुपीज। जी। जो मेरा मार्जिन था, इनिशियल मार्जिन मनी 1 लाख, अब वो जी। 1 लाख का कितना हो गया? 850। 8,50,000। अच्छा, मतलब मैं प्रॉफिट में हूं, 1 लाख का 1.5 लाख हो गया। नहीं नहीं, फिर 50,000। 50,000 हो गया। ये कितने जी। लोगों को समझ में नहीं आया? बिंदास बोलो, नो प्रॉब्लम, समझ में आना चाहिए। चलो 50,000 रुपए का लॉस हो गया मेरा, ये समझ में आया। अभी तक मैंने बेचा नहीं है, लेकिन सौदा अभी भी खड़ा है। शाम के टाइम पे रिचा का फोन आएगा मेरे पास, मनीष सर आपका मार्जिन मनी कम हो गया है, 50,000 रुपए और डालो। दैट इज टर्म्ड एज मार्क टू मार्केट। डेली बेसिस पे मेरे को मेरा मार्जिन मनी 1 लाख रुपए रखना पड़ेगा। जिधर मेरा मार्जिन कम हुआ, जितना मेरा मार्जिन कम हुआ, उतना मेरा ब्रोकर फोन करके बोलेगा सर उतना पैसा डालो अपने अकाउंट में, आपका मार्जिन कम हो गया। या फिर दूसरे दिन में सौदा उड़ा देगा, बेच देगा। अगर आपको सौदा खड़ा रखना है तो आपको मार्जिन मनी लाख रुपए हरदम बना के रखना है। लाख रुपए से 10,000 भी कम होता है तो ब्रोकर का फोन आता है, सर 10,000 रुपए कम हो गए, 90,000 हो गए आपके, इसको वापस से 10,000 रुपए रिफिल करो और लाख रुपए पूरा करो। तो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम मेरे को मार्जिन मनी लाख रुपए का रखना है। प्रॉफिट हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, लाख का 1,10,000, 1,20,000, 1.5 लाख हो गया तो वो मेरा प्रॉफिट है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मार्क टू मार्केट एक ही चीज देखता है, एक ही चीज नोट करता है कि अगर क्लाइंट का पैसा मार्जिन कम हुआ तो उसको रिफिल करना पड़ेगा उतना अमाउंट। तो अगर मैंने लाख रुपए डाला और वो अब 90,000 है तो मेरे को फोन आएगा ब्रोकर के, सर 10,000 रुपए आपका मार्क टू मार्केट लॉस चल रहा है, मार्क टू मार्केट लॉस चल रहा है, 10,000 रिफिल करो। फिर ठीक है, मैंने 10,000 भर दिया, ठीक है। दूसरे दिन और 15,000 रुपए लॉस हो गया, मतलब रेट गिर गया, फिर फोन आएगा, सर आपका है ना मार्क टू मार्केट लॉस 15,000 और हो गया, तो 15,000 और रिफिल करो, तो मेरे को 15,000 देना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो दैट इज लिमिटेशंस ऑफ फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट। क्या M2M समझ में आया या MTM समझ में आया, मार्क टू मार्केट? किसी को इसमें कोई प्रॉब्लम, कुछ क्वेश्चंस, कुछ क्वेरीज? प्लीज रेज योर हैंड्स।
रौनक अपना गाल खुजाते हुए एक सवाल पूछेंगे। यस रौनक। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। सर अगर लॉस हमारे मार्जिन मनी से ज्यादा हुआ तो? इसके लिए तो बेटा मार्जिन मनी रख रहे हैं ना। याद रखना, लॉस अगर हो रहा है तो पॉसिबल ही नहीं है एक दिन में 10% गिरना। लेकिन अगर लॉस हो रहा है तो आज की डेट में, मतलब मैं प्रैक्टिकल वाला बताऊं या थियरी वाला बताऊं, पहले ये बता। प्रैक्टिकल बताओ सर, जो प्रैक्टिकल। मार्केट में चलता है ना, मार्केट में आज की डेट में मैक्सिमम कंपनीज ने सॉफ्टवेयर्स बना के रखे हैं। अब सॉफ्टवेयर्स क्या होता है, जैसे ही मेरा लाख रुपए में से 80,000 रुपीज लॉस हो गया, इंट्राडे सिंगल डे की बात कर रहा हूं, क्योंकि अगर दूसरा दिन है तो शाम के वो फोन करके मेरे से बोलेगा भाई मार्जिन भेज, मार्जिन तुम्हारा कम हो गया है। लेकिन एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, सपोजिटली मैंने अभी गोल्ड खरीदा, और गोल्ड आप सबको मालूम है बहुत फ्लक्चुएटिंग होता है। अब Yes. गोल्ड अचानक अगर कम हो गया तो मेरे 80%, लाख रुपए का 80%, 80,000 जैसे ही मेरा लॉस होएगा ना, मेरे को पॉपअप आ जाएगा। ठीक है, कंपनी का मेरे को एसएमएस आ जाएगा, सर आपका लॉस हो रहा है 80%, जल्दी से भरो पैसा, नहीं तो जैसे ही वो 90% हुआ आपका सौदा अपने आप उड़ जाएगा। ओके। तो अगर वो 80% से 80% होएगा, मेरे को अपने, तब तक तो मेरा जो ब्रोकर है उसका फोन आएगा, सर क्या करना है जल्दी बोलो, भर रहे हो तो रुक रहे, नहीं भर रहे तो उड़ा दे रहे माल। ओके सर। और जैसे ही वो 90% क्रॉस होता है, 90,000 क्रॉस होता है, सामने वाला बेच ही देता है मार्केट। ओके। ओके तो सर। वो तो मेरा और मेरे ब्रोकर का क्या रिलेशन है। ब्रोकर अगर मेरे को समझता है कि यार पैसे वाला आदमी है, दे देगा, तो थोड़ा सा रुकने को तैयार होता है, नहीं तो ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे है, नहीं तो उन लोग सौदा उड़ा ही देते हैं। ओके सर, थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम। तो सबको समझ में आया बेटा ये? ठीक है। अब कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशंस ऑफ फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट, ये थोड़ा सा टेक्निकल कंसेप्ट आ रहा है। मतलब इन्होंने कुछ चीजें दी है, आप देख सकते हो। अब ये सब चीजें है क्या? इंस्ट्रूमेंट टाइप इंडेक्स फ्यूचर, निफ्टी की अगर हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, अंडरलाइंग एसेट निफ्टी 50, एक्सपायरी डेट सितंबर 30, 2021, आज प्राइस, अच्छा पहले रीड कर लेते हैं ऊपर का, कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशंस ऑफ फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो कोई है जो थोड़ा सा रीड कर ले ये पैराग्राफ, सिर्फ ये पैराग्राफ, बाद में फिर हम लोग देखेंगे। ओके, दिया दिया ने हैंड्स रेज किया है, गुड। आइला, वेयर इज दिया? अनेबल टू सी हियर। हाँ मिल गई। यस दिया। Contract specifications of future contracts. The exchange decides all terms and conditions of future contracts other than the price of the future contract. These terms and conditions are known as contract specifications. ओके, जो भी कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशंस मतलब टर्म्स एंड कंडीशंस, और ये टर्म्स एंड कंडीशंस कौन डिसाइड करता है? एक्सचेंज डिसाइड करता है। क्वांटिटी कितना होगा, सिर्फ प्राइस छोड़ के बाकी सब कौन डिसाइड करता है? हमने ये पहले भी पढ़ा है फ्यूचर्स में। प्राइस छोड़ के बाकी सब चीजें, लॉट साइज क्या होगा, टिक प्राइस, ये सब चीज हम लोग देखने वाले हैं अभी। ये सब इट इज डिसाइडेड बाय स्टॉक एक्सचेंज। आगे, Contract specification include the salient features of a derivative contract like contract maturity, contract multiplier, or contract size, tick size, etc. Let us understand these contract specifications with the example of Nifty futures contract traded on the NSE. ओके, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। आगे, कोड्स, बस थैंक यू बेटा। Codes given on the NSE website for futures, Nifty futures as on September 21, 2021. 21 सितंबर का दिन चालू है, अच्छे से देखना। और आप थर्ड पॉइंट देख सकते हो उसमें, एक्सपायरी डेट 30 सितंबर की है। मतलब आज कौन सी डेट है? 21 सितंबर। एक्सपायरी इज ऑन 30 सितंबर। इतना समझ में आया? ये पहली चीज। अब मैं क्या बोल रहा हूं अच्छे से सुनना। मैं मनीष राय, नाम तो
सुना ही होगा, नहीं सुना तो ठीक है। इंस्ट्रूमेंट टाइप, सबसे पहला बोल रहा है इंस्ट्रूमेंट टाइप क्या है? इंडेक्स फ्यूचर। इंडेक्स, निफ्टी इज एन इंडेक्स, उसके फ्यूचर के बारे में बात कर रहे हैं। अंडरलाइंग एसेट क्या है? निफ्टी 50, मतलब मैं जो इंडेक्स फ्यूचर में खेल रहा हूं, बाय या सेल कर रहा हूं, उसका अंडरलाइंग एसेट क्या है? निफ्टी 50। मतलब मार्केट में निफ्टी 50 जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे मेरा डेरिवेटिव बढ़ेगा, मार्केट में जैसे निफ्टी 50 कम होगा मेरा डेरिवेटिव भी कम होगा। एक्सपायरी डेट 30 सितंबर है, मतलब मेरे पास 8-9 दिन है। आज 21 सितंबर को ओपन प्राइस क्या था, मतलब मार्केट जब ओपन हुआ तो प्राइस क्या था? 17,378। आज के डेट में, दैट इज 21 सितंबर को, हाई प्राइस कितना हुआ? प्राइस कितना ऊपर गया? 17,569.55। फ्लक्चुएशन होता ना मार्केट, तो 17,378 पे ओपन हुआ, ऊपर भी गया है 17,569.55। लो प्राइस क्या है आज का? 17,335.50। आज क्लोजिंग प्राइस क्या है? 17,559.30। आज के डेट में ये सब ओपन, हाई, लो, क्लोज। नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रेडेड, आज के पूरे दिन में 21 सितंबर के दिन में कितने कॉन्ट्रैक्ट हुए, कितने सौदा हुआ? 1,89,312 लॉट्स का सौदा हुआ। इसको इन टर्म्स ऑफ मनी में देखेंगे तो कितना टर्नओवर हुआ? 16,51,808.89 lakhs। और हमने कितने में खरीदा? 17,562 में खरीदा। ये टेबल कितने लोगों को समझ में नहीं आया ये बताइए, या क्या समझ में नहीं? क्योंकि यही, इसी चीज के ऊपर हम लोग आगे पूरा बताएंगे। समझ में आया सबको ये? चलो अब हम लोग एक एक करके रीड करेंगे। तो आज सब लोग मेरी थोड़ी थोड़ी सी मदद करेंगे रीड करने में। तो लेट अस स्टार्ट विथ, अच्छा आप लोगों को अगर लिखना है या आपके पास नोट्स अवेलेबल हैं तो आप ये रख सकते हो, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अगर आपके पास ये नहीं है तो लिख लीजिए, 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, और है तो हम आगे बढ़ते हैं। सबके पास है ना नोट्स? तो चलिए, तो सबसे पहले हम मौका देना चाहेंगे पायल मैडम को। तो यस मैडम, प्लीज रीड इट फॉर मी। आराम से एक एक सेंटेंस बेटा पढ़ना, आराम से। Underlying instruments and underlying price. The underlying instruments refers to the index or stock on which the future contract is traded. ओके, अब यहां पे अंडरलाइंग इंस्ट्रूमेंट कौन सा है? निफ्टी 50 है, जो हमारा एग्जांपल है। अच्छा, निफ्टी 50 क्या है? निफ्टी इज एन इंडेक्स, तो वी कैन से इट इज एन इंडेक्स फ्यूचर। अच्छा, स्टॉक फ्यूचर भी होता है। अगर मैंने रिलायंस कंपनी का डेरिवेटिव फ्यूचर खरीदा तो उसको क्या बोलेंगे? स्टॉक फ्यूचर्स है। तो दो टाइप हो गए, एक इंडेक्स फ्यूचर हो गया, एक स्टॉक फ्यूचर हो गया। स्टॉक फ्यूचर मतलब शेयर्स, और इंडेक्स मतलब निफ्टी या बैंक एक्स, बैंक निफ्टी, ये सब इंडेक्स हो गए। आगे, In the above example, the underlying asset is the Nifty 50 index. The underlying price is the spot price or the price at which the underlying assets trades in the cash market. In this example, the underlying price is the value of the Nifty index on September 21, 2021, which is 70,562. अब ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो आखिरी का है अंडरलाइंग वैल्यू। इसको दो प्रकार से देखते हैं, लेकिन एक प्रकार जो मैंने आपको बताया वो भी हो सकता है, और दूसरा इन्होंने बोला है 17,562 इज द प्राइस ऑफ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इन करंट मार्केट। अच्छे से सुनना बेटा, करंट मार्केट में, नॉर्मल कैश मार्केट में निफ्टी का प्राइस क्या चल रहा है? 17,562 बराबर
अच्छे से सुना आपने? अब मेरे को एक चीज बताइए, ऊपर का 7th पॉइंट देख के क्लोजिंग प्राइस कितना है? 17,559.30। ठीक है, ये फ्यूचर्स का प्राइस है क्लोजिंग का, जबकि कैश मार्केट में क्लोजिंग प्राइस क्या चल रहा है? 17,562। मतलब कौन सा ज्यादा है, कैश मार्केट वाला ज्यादा है या फ्यूचर्स मार्केट वाला प्राइस ज्यादा है? यस पायल, Futures. फ्यूचर्स का futures. प्राइस ज्यादा है? Yes, sir. ना रे बेटू, ना रे, ना मुन्नी ना। फ्यूचर्स प्राइस 559.30 है, जबकि कैश सेगमेंट में 562 है। तो कैश मार्केट में प्राइस ज्यादा है, फ्यूचर्स मार्केट में प्राइस कम है। इसका मतलब क्या है मालूम बेटा? इसका मतलब लिखने की जरूरत नहीं है, याद रखना। इसका मतलब यह है कि कैश मार्केट में प्राइस ज्यादा है, फ्यूचर्स मार्केट में प्राइस कम है। इसका मतलब ये कि फ्यूचर्स मार्केट इज ट्रेडिंग एट डिस्काउंट। फ्यूचर मार्केट कम प्राइस पे चल रहा है, मतलब डिस्काउंट। ठीक है, जब कभी फ्यूचर प्राइस कैश प्राइस से कम होता है तो उसको डिस्काउंट बोला जाता है। अच्छा, कैश में 15,562 है और फ्यूचर में 570 है, मतलब ज्यादा प्राइस है, तो वो हम लोग बोलेंगे प्रीमियम। तो कैश मार्केट कम है और फ्यूचर्स मार्केट ज्यादा है, मतलब फ्यूचर्स मार्केट प्रीमियम पे चल रहा है। ये छोटे छोटे कंसेप्ट है, थोड़ा सा याद रखेंगे अपन। ठीक है, तो ये अंडरलाइंग इंस्ट्रूमेंट समझ में आया। एंड अंडरलाइंग प्राइस, अंडरलाइंग इंस्ट्रूमेंट ओवर हियर इज इंडेक्स फ्यूचर, दैट इज निफ्टी 50, एंड अंडरलाइंग प्राइस दैट इज कैश मार्केट में प्राइस 17,562। 62. ठीक है, Yes. अब दूसरा कॉन्ट्रैक्ट मल्टीप्लायर या फिर कॉन्ट्रैक्ट साइज। साइज क्या है? लेट अस सी। यस बेटा, Futures contracts are traded in lots. ये हम सबको मालूम है, मैंने पहले ही बताया था। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट लॉट्स में होता है, जहां फिक्स्ड शेयर्स होते हैं। आगे, The lot size or contract size for the index and stock futures is determined by the exchange. कौन डिसाइड करता है कि भाई स्टॉक फ्यूचर्स या इंडेक्स फ्यूचर का प्राइस क्या होना चाहिए? इट इज डिसाइडेड बाय द एक्सचेंज। आगे, The contract size can be changed by the exchange from time to time depending upon the changes in the index level and stock prices. ओके, तो इसका प्राइस टाइम टू टाइम चेंज हो सकता है एंड इट विल बी डन बाय स्टॉक एक्सचेंज। आगे, To arrive at the contract value, we have to multiply the future price with the contract multiplier, that is multiply the future price with the lot size. कैसे देखते हैं? The contract size for the Nifty future contracts is currently 50. ओके, अब मेरे को बताओ, जो भी प्राइस चल रहा है 17,559 या जो भी प्राइस चल रहा है, उसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 50 से। ये 50 क्या है? इट इज अ लॉट साइज ऑफ निफ्टी फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट। निफ्टी फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट का लॉट साइज 50 शेयर है, मतलब 17,559.30 इंटू 50। तो टोटल माल कितने का हुआ? 8,77,965। लेट अस सी, आगे बढ़ते हैं। In the above example, the value of a Nifty future contract can be calculated by multiplying the lot size with the closing futures price on September 21, 2021, that is 50 into 17,559.30, which works out to rupees 8,77,965. तो 8,70,000 अपन हम लोग बोल सकते हैं अप्रोक्सीमेटली 9 लाख। Yes. अगर मेरे को एक निफ्टी का फ्यूचर खरीदना है तो मेरे को उसका 10% देना पड़ेगा, मतलब 90,000 रुपीज मेरे को देना पड़ेगा। ये समझ में आया सबको? इसमें बेटा किसी को कोई प्रॉब्लम तो प्लीज लेट मी नो, प्लीज आस्क मी। चलो ओके, किसी को कुछ क्वेरीज नहीं है? पायल थैंक यू वेरी मच। चलो अब अगला नंबर आएगा पूजा का। तो पूजा, यू विल बी रीडिंग कॉन्ट्रैक्ट साइकिल।
कॉन्ट्रैक्ट साइकिल मतलब आप सबको मालूम है, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम कितने कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं? 3, 1 मंथ कॉन्ट्रैक्ट, 2 मंथ कॉन्ट्रैक्ट, 3 मंथ। ठीक है, मतलब सितंबर वाला कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है, हमें 21 तारीख को है, नवंबर, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। अच्छा, ये खत्म कब होगा? सितंबर वाला कॉन्ट्रैक्ट कब खत्म होगा? लास्ट थर्सडे ऑफ द मंथ। लेट अस सी। Contract cycle. It is a period over which a contract trades. Index and stock futures contracts follow a 3-month trading cycle. Thus, on 21st September 2021, index and stock future contracts are available for trading for the near month, that is September 21, the next month October 21, and the far month November 21. अब देखो अच्छे से सुनना, नियर मंथ मतलब जो चल रहा है, अच्छे से सुनना बेटा, थोड़ा सा ही डिफरेंस है, नजर हटी दुर्घटना घटी। नियर मंथ मतलब जो करंट मंथ है, इसको हम लोग नियर मंथ बोलते हैं। अगला महीना नेक्स्ट मंथ बोलते हैं, और जो 3 महीना है, थर्ड मंथ, उसको हम लोग फार मंथ बोलते हैं। ये टेक्निकल चीजें हैं, छोटी छोटी है, याद रखिए। तो नियर मंथ मतलब करंट मंथ, नेक्स्ट मंथ मतलब नेक्स्ट मंथ, एंड फार मंथ मतलब थर्ड मंथ। ठीक है, आगे। Most of the future contracts traded on Indian exchanges expire on the last Thursday of the respective month, that is, or the day before if the last Thursday is a trading holiday, and a new contract, in this example, December 21, is introduced on the trading day following the expiry day of the near month contract. कुछ समझ में आया? मैक्सिमम टाइम आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो खत्म होगा लास्ट थर्सडे, लेकिन जो लास्ट थर्सडे उस दिन अगर छुट्टी निकल गई, तो गवर्नमेंट हॉलीडे निकल गया, तो फिर वो वेडनेसडे के दिन कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होगा। और जैसे ही सितंबर वाला कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ, उसके अगले दिन दिसंबर वाला कॉन्ट्रैक्ट चालू हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, क्योंकि सितंबर खत्म तो अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, तो दिसंबर वाला कॉन्ट्रैक्ट ओपन हो जाएगा। क्या ये समझ में आया बेटा? आगे। However, the monthly future contracts on the Nifty Financial Services Index expire on the last Tuesday of the expiry month. ओके, अब हम लोग यहां थोड़ा सा मंथली फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट ऑन द निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स। फाइनेंशियल सर्विसेज, जो निफ्टी का फाइनेंशियल सर्विसेज, ये अलग मार्केट है। ठीक है, फिलहाल हम इसके बारे में ज्यादा बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप लोगों को ये कंसेप्ट आगे है ही नहीं ज्यादा, थोड़ा सा ये तो ये याद रखिए, लिख लीजिए, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स ये अलग मार्केट है। ये एक्सपायर होता है सिर्फ लास्ट ट्यूसडे, बाकी सब लास्ट थर्सडे। दैट इज द बेसिक डिफरेंस। ठीक है, आगे। एक्सपायरेशन डे, लास्ट थर्सडे इज द एक्सपायरेशन डे, उसमें कुछ नया नहीं है। तो पूजा एक बार रीड करेगी। अच्छा, पूजा रीड करोगे या फिर मैं सब लोगों को बोलूं, क्योंकि ये हो चुका है ऑलरेडी एक्सपायरेशन डे। मैं चाहूंगा कि आप लोग एक बार रीड कर लो, चाहिए तो सब लोग, और कुछ क्वेरी रहेगा तो प्लीज पूछ लीजिएगा, इससे पूजा को बोलना भी नहीं पड़ेगा। प्लीज सब लोग रीड कर लीजिए एक बार।
कंप्लीट हो गया सबका बेटा? ओके, कुछ क्वेरीज? नाउ नेक्स्ट इज टिक साइज। टिक साइज मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चीज है कि है ना, टिक साइज क्या है? हर एक स्टॉक की और हर एक इंडेक्स की टिक साइज अलग अलग होती है। टिक साइज मतलब शेयर मार्केट में इसका प्राइस कितने, मिनिमम कितने पैसे या रुपए से चेंज होगा, और मैक्सिमम चीजों की टिक प्राइस 5 पैसे होती है। अब टिक साइज 5 पैसे मतलब रेट चल रहा है 100 रुपीज, ठीक है? रेट क्या चल रहा है? 100 रुपीज, और मेरे को बेचना है तो मैं डाल सकता हूं 100 रुपीज 5 पैसे में मेरे को बेचना है। बायर खड़ा है 100 रुपए पे और मैं कितने में बेचना चाह रहा हूं? 100 रुपए 5 पैसा। तो डिफरेंस क्या है बायर और सेलर के प्राइस में? तो इट इज 5 पैसे। तो दैट 5 पैसे इज टर्म्ड एज टिक प्राइस। ठीक है, चलिए अब पूजा के बाद हम बुलाएंगे आइला। कोई भी नहीं है? हाँ, दिया 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 दिया। Yes, sir. Daily settlement price. ना रे, The exchange for ऐसा नहीं करने का, ऐसा नहीं करने का, टिक साइज पढ़ने का रे, टिक साइज। tick size. It is the minimum move allowed in the price quotation. ओके, Exchange मिनिमम मूव decides- याद रखना, इट इज मिनिमम मूव अलाउड इन द प्राइस कोटेशन। मिनिमम 5 पैसा मिनिमम। आगे। Exchanges decide the tick size on traded contracts as part of contract specification. Tick size for Nifty futures is 5 paisa. Bid price is the price the buyer is willing to pay, and ask price is the price at which the seller is willing to sell. तो बिड प्राइस और आस्क प्राइस के बीच में मिनिमम गैप 5 पैसे का हो सकता है, ठीक है? बाकी पूरा टिक साइज दिया ने अंग्रेजी में पढ़ा, सिर्फ 5 पैसे बोलने की जगह पे 5 पैसा बोला। नेक्स्ट इज डेली सेटलमेंट प्राइस। एक मिनट रुकना, मैं जो देख रहा हूं, ओके ट्रेडिंग आवर्स, ओके। अगला जो पॉइंट है डेली सेटलमेंट। अब ये डेली सेटलमेंट प्राइस बेटा अच्छे से पहले सुन लो, समझने की कोशिश करो। मार्केट 3:30 बजे बंद होता है, बराबर? मार्केट कितने बजे बंद होता है? 3:30 बजे, ठीक है? 3:30 बजे निफ्टी, एकदम 3:30 बजे निफ्टी का प्राइस चालू है 17,500। कितना चालू है? 17,500, और बंद हो गया। अब मेरे को बताओ इसका क्लोजिंग प्राइस कैसे फाइंड आउट करेंगे? क्लोजिंग प्राइस को ही डेली सेटलमेंट प्राइस बोलते हैं। उसका क्लोजिंग प्राइस फिक्स होता है लास्ट के आधे घंटे में जो हलचल हुई है, खरीदा और बेचा गया, लास्ट के आधे घंटे में प्राइस मूवमेंट क्या हुआ, उसके एवरेज निकाला जाता है। जो आखिरी प्राइस पे ट्रेड हुआ वो नहीं लेते ये लोग डेली सेटलमेंट प्राइस। डेली सेटलमेंट प्राइस कैलकुलेशन होता है बेटा। डेली सेटलमेंट प्राइस का कैलकुलेशन कैसे होता है? आखिरी का जो आधा घंटा था, 3 बजे से लेके 3:30 बजे तक, जो प्राइस का मूवमेंट हुआ है उसका एवरेज पकड़ते हैं। दैट इज डेली सेटलमेंट प्राइस। तो डेली सेटलमेंट प्राइस जो फिक्स होता है, इसी को हम लोग क्लोजिंग प्राइस भी बोलते हैं। तो क्लोजिंग प्राइस इज डिसाइडेड बाय हाफ एन आवर, लास्ट हाफ एन आवर का वेटेड एवरेज प्राइस। अब ये सबके ऊपर है, इंडेक्स हो या स्टॉक फ्यूचर हो। इंडेक्स फ्यूचर भी ऐसे ही डेली सेटलमेंट प्राइस निकलता है और स्टॉक फ्यूचर प्राइस भी ऐसे ही निकलता है। तो क्या ये कंसेप्ट समझ में आया? तो डेली सेटलमेंट प्राइस कैसे डिसाइड होता है? लास्ट हाफ एन आवर का वेटेड एवरेज प्राइस निकाला जाता है। हर एक कॉन्ट्रैक्ट का अलग अलग निकलता है, जितने डेरिवेटिव है सबके निकलते हैं। यस दिया बेटा, रीड कर लो। हाँ बेटा। Daily settlement price. The exchange follows a daily settlement procedure for open positions in equity index and stock futures contracts.
all open positions are settled daily based on the daily settlement price of the futures contract, which is calculated by the exchange on the basis of the last an hour weighted average price of the Underline futures करो, contract. underline करो. That is last half an hour weighted average price of that futures contract. Thus, आगे. the daily settlement price is different for each futures contract of a different expiry month. In the above example, the daily settlement price of the September Nifty futures contract on September 21 is its closing price, which is 17,559.30 पैसे. ओके, अब इसका मैं सेकंड वाली लाइन में आप लोगों को बताना चाहूंगा. सेकंड लाइन देखना बेटा. सेकंड लाइन में क्या बोला है? ऑल ओपन पोजीशंस आर सेटल्ड डेली. ऑल open positions are settled daily based on the daily settlement price of the futures contract. अब इसका मतलब क्या है? अज्यूम करो मैंने निफ्टी खरीदा है 17,550 रुपीस में, 17,550, और डेली सेटलमेंट प्राइस क्या हुआ उसका आज? क्लोजिंग प्राइस 17,559.30. तो मैं प्रॉफिट में हूं या लॉस में हूं? मैंने खरीदा है 17,550 में और क्लोजिंग प्राइस चल रही है 17,559.30. मैं प्रॉफिट में हूं या लॉस में? जी, प्रॉफिट. बराबर है. 50 में खरीदा और 59 चल रहा है. ठीक है. तो जो भी बाय करता है या जो भी सेल करता है निफ्टी को या और कोई स्टॉक को, उसका सेटलमेंट रोज होता है. मतलब रात में मतलब जैसे ही मार्केट क्लोज होता है और मैं अपना अकाउंट चेक करूंगा तो उसमें बताएगा कि भाई आपका प्रॉफिट चल रहा है 9 रुपीज 30 पैसे आपका प्रॉफिट है इनटू 50 शेयर्स, इतना मेरा प्रॉफिट है. मतलब ब्रोकर से मेरे को मार्जिन मनी के लिए कॉल नहीं आएगा क्योंकि मेरा प्रॉफिट चल रहा है. तो हर एक का कॉन्ट्रैक्ट, हर इंसान का कॉन्ट्रैक्ट जो भी डेरिवेटिव में ओपन पोजीशन लेके खड़ा है, मतलब उसका सौदा अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ. बाय किया है तो सेल नहीं किया, और सेलर है तो उसने बाय नहीं किया है. तो जिसके सौदे खड़े हैं उनका ये प्राइस के साथ कंपेयर होगा और आपके अकाउंट में दिखेगा कि आप प्रॉफिट में चल रहे हो या लॉस में. अगर लॉस में चल रहे हो तो ब्रोकर का फोन आएगा, सर मार्जिन मनी और भरो, आप लॉस में चल रहे हो. तो डेली सेटलमेंट प्राइस कैसे डिसाइड होता है ये समझ में आया और इसकी इंपॉर्टेंस समझ में आई. ओके. अब इसके बाद फाइनल सेटलमेंट प्राइस. साची, यस, फाइनल सेटलमेंट प्राइस. ये फाइनल तो बहुत इजी. गुड इवनिंग. फाइनल सेटलमेंट प्राइस तो एकदम इजी है ना, क्योंकि देखो मैंने खरीदा कितने में? 17,550. अब जो भी प्राइस आखिरी वाला होगा जिसपे मैंने बेचा है उसमें मेरे को मालूम पड़ जाएगा वेदर आई एम अर्निंग प्रॉफिट और इनकरिंग लॉस. देखते हैं फिर भी. यस. Final settlement price. This is the price at which all open positions in the near month futures contracts are finally settled on the expiration date of the near month futures contract. जो भी होगा वो नियर मंथ ही होगा. याद रखना, नियर मंथ मतलब करंट मंथ ना, और फार मंथ मतलब थर्ड मंथ, नेक्स्ट मंथ मतलब नेक्स्ट मंथ. आगे. The final settlement price is the closing price of the relevant underlying index or stock in the cash segment on the last trading day of the futures contract. लास्ट ट्रेडिंग डे जो भी रहेगा उसका क्लोजिंग इज माय फाइनल सेटलमेंट. अगर मैंने उसके पहले बेच दिया तो ठीक है, लेकिन उसके पहले नहीं बेचा, आखिरी तक रखा, तो लास्ट डे दैट इज थर्सडे के दिन जो आखिरी वाला डेली सेटलमेंट प्राइस रहेगा दैट विल बी माय सेलिंग प्राइस. ठीक है. आगे. In the above example, the final settlement price for the September Nifty futures contracts will be the closing spot value of closing spot value of Nifty of the expiration date, that is on September 30, 2021, which is the last Thursday of the expiry month. एक्सपायरी मंथ हम लोग ने देखो 21 तारीख को खरीदा था, 21 सितंबर 2021, और आखिरी दिन कब है? 30 सितंबर. अगर उसके पहले मैंने सौदा खत्म कर दिया तो ठीक है, मैंने खरीदा था, अगर मैंने उसके पहले था 30 सितंबर के पहले बेच दिया तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं बेचा तो सबके सौदे
खत्म हो जाएंगे 30 सितंबर के दिन, एक्सपायरी वाले डेट में सबके सौदे खत्म। और इसका प्राइस कैसे डिसाइड होगा? 30 सितंबर का जो लास्ट हाफ एन आवर में जो एवरेज वेटेड एवरेज निकला वो प्राइस मालूम पड़ेगा और फिर सबके सौदे स्क्वायर ऑफ हो जाएंगे। स्क्वायर ऑफ मतलब बाय किया है तो सेल हो जाएगा, सेल किया है तो बाय हो जाएगा। इसको बोलते हैं स्क्वायर ऑफ, SQARE ऑफ। ट्रेडिंग आवर्स हम सबको मालूम है 9:15 से 3:30 बजे तक होता है, मंडे टू फ्राइडे। लेट अस रीड। Trading hours. The equity futures contracts can be traded during the normal market hours between 9:15 a.m. and 3:30 p.m. from Monday to Friday. The exchange publishes a list of annual trading holidays and clearing holidays for the information of the market participants. मतलब साल के पहले जैसे हम लोग कैलेंडर खरीदते हैं ना, वैसे ही इनके भी कैलेंडर आते हैं कि कौन कौन से दिन मार्केट बंद रहेंगे। जैसे फॉर ईद, दिवाली में भी मुहूर्त ट्रेडिंग होता है, शाम के टाइम पे खुलता है मार्केट 2 घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए। तो कौन कौन से दिन मार्केट खुले हैं इसका अलग से कैलेंडर बनता है। आगे। Trading holidays are holidays on which no trading is possible as the exchanges are closed, while clearing holidays are days on which the exchanges are open and trading is possible, but no clearing and settlement takes place as banks are closed. मतलब ये बैंक हॉलिडे है, शेयर मार्केट चल रहा है, लेकिन उस दिन कोई भी चीज सेटल नहीं होगी। आपने बाय किया है, 2 दिन बाद आपके अकाउंट में वो शेयर्स आएंगे, 3 दिन बाद आएंगे। ठीक है, तो दैट इज ट्रेडिंग हॉलिडेज। ठीक है, ट्रेडिंग एंड हॉलिडेज एंड क्लियरिंग हॉलिडेज समझ में आया सबको? Yes. अब जो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है ये हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, बेसिस और बाकी सब चीज, टेक्निकल चीजें, छोटी छोटी चीजें, ये हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन बाय। किसी को कुछ क्वेरीज? No, sir. चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर कल, मोस्ट प्रोबेबली सेम टाइम। अगर कुछ इधर उधर होता है या मेरे यूनिवर्सिटी में कोई काम आता है तो आई विल लेट यू नो इन एडवांस, डोंट वरी अबाउट इट, जैसे लास्ट टाइम पे बताया था। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन बाय, हैव अ गुड टाइम, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच।